हे गाइस, मैं रोहित मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आज की अपनी इस क्लास में। इस क्लास में हम 9th क्लास की साइंस एनसीईआरटी हिंदी माध्यम में कवर कर रहे हैं। हम इसमें स्टार्टिंग से लास्ट तक जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री में अध्याय 1, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्ट है। इस पार्ट में हम किसी भी तत्व की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। पदार्थ किन चीज़ों से मिलके बना होता है, अणुओं के बारे में पढ़ेंगे, कणों के बारे में पढ़ेंगे और हम कई प्रकार के क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे। इसे पढ़ने के लिए हम जनरल लाइफ में यूज होने वाले उदाहरणों का भी यूज करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो इस पार्ट में हम बात करेंगे पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में, पदार्थ के बारे में। तो शुरू करते हैं। आप सभी लोग अपनी नोटबुक को निकाल लीजिए। यहाँ पे हमारे लिए दे रखा है कि आपने अपने चारों ओर दौड़ते हुए बहुत सारी वस्तुएं नजर आती होंगी, दिखाई देती होंगी, क्योंकि हम सब तरफ से वातावरण में किसी न किसी वस्तु के द्वारा घिरे हुए हैं, जिनका आकार होता है, आकृति होती है और अलग अलग बनावट होती है। और कहा जाता है कि ये जो संसार है हमारा वस्तु या सामग्री से घिरा हुआ है। उसे वैज्ञानिक भाषा में हम पदार्थ कहते हैं। जो वैज्ञानिक पद्धति है, वैज्ञानिकों ने उसका नाम हमारे लिए दिया है पदार्थ। जिस हवा में हम श्वास लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक पीने वाला पानी भी, रेत के कण, ये सभी के सभी जो हमारे यूज में आते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। अब पदार्थ की कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता ये है कि पदार्थ जो हमारे होते हैं या वस्तुएं होती हैं, वे सभी स्थान घेरती हैं और उनमें द्रव्यमान होता है। सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान घेरती हैं। तो हम इसकी बात करेंगे, ये वस्तुएं स्थान घेरती हैं। अब देखा होगा प्रायः कोई भी वस्तु है उसका कोई ना कोई तो आकार होता है। जाहिर सी बात है। मान लिया कि हमारा कोई गिलास है, गिलास को हमने किसी मेज पे रखा, तो रखने के लिए उसने कोई ना कोई तो स्थान घेरा। जो हमारा गिलास था उस गिलास की तली के बराबर, मतलब ये हमारा गिलास था, तो इस गिलास को अगर हम मेज पर रखें तो ये कोई ना कोई स्थान तो घेरेगी। हमने इसे मेज पर रखा तो इसने कितना स्थान घेरा? इसने ये स्थान घेरा, ये नीचे वाला रखने पर ये स्थान घेरा। तो हम कह सकते हैं पदार्थ क्या करते हैं? स्थान घेरते हैं। अब बात करें द्रव्यमान की। जब हम इसे उठाते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ भार या द्रव्यमान अवश्य होता है, द्रव्यमान होता है। तो कह सकते हैं ये एक प्रॉपर्टी होगी पदार्थ की कि जितने भी पदार्थ होते हैं वो स्थान घेरते हैं और उनमें द्रव्यमान होता है। तो आगे बढ़ते हैं। आई होप आपकी समझ में आया होगा। प्राचीन काल में क्या था? तत्वों को पंच तत्व से मिलकर माना जाता था, कि सोचा जाता था कि सारी चीज़ें जो हैं पंच तत्व से मिलकर बनी हैं। उसमें वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश को शामिल किया गया। परंतु आधुनिक युग आते आते वैज्ञानिक विचारधारा के अनुसार उन्होंने ये नहीं माना। उन्होंने माना कि जो भी वस्तुएं होती हैं, जो भी चीज़ें हैं हमारे सराउंडिंग्स चारों ओर पाई जाने वाली, वो सारी की सारी पदार्थ से मिलकर बनी है। अब पदार्थ में क्या होता है? पदार्थ की अगर हम बात करें तो पदार्थ बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। तो आगे यही दिया गया है कि जो हमारे पदार्थ होते हैं वो हमारे बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। इसके बाद हम पदार्थ की कुछ भौतिक अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे, भौतिक गुणों के बारे में बात करेंगे। तो आगे देखते हैं।
पदार्थ की भौतिक स्वरूप, मतलब पदार्थ जो होते हैं भौतिक अवस्था मतलब देखने पर किस प्रकार के दिखाई देते हैं। भौतिक स्वरूप का मतलब होता है उसका रंग, आकृति, ये सारी की सारी उसकी भौतिक अवस्थाओं में आ जाती हैं। बनावट कैसी है, तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखते हैं। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जाहिर सी बात है, इसे जानने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। कभी कभी हमने क्या देखा है कि अगर हम चीनी को पीस दें, शुगर जो है उसे पीस दें, तो बारीक बारीक कणों में टूट जाती है। इसी प्रकार नमक को अगर हम पीस दें, बारीक बारीक कणों में टूट जाता है। रेत के बारीक बारीक कण होते हैं। मतलब हमें पता चलता है कि जो भी पदार्थ बने हैं वो कणों से मिलकर बने हैं। सबसे अच्छा उदाहरण इसका ये है कि अध्यापक आपकी कक्षा में चौक से जब पढ़ाते हैं तो चौक हमारा ठोस अवस्था में होता है, लेकिन लिखने पर वो छोटे छोटे बारीक कणों में टूट जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो भी पदार्थ बने हैं वो कणों से मिलकर बने हैं। तो इसके लिए यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, बहुत सिंपल क्रियाकलाप है, आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। इसे आगे पढ़ेंगे। इस क्रियाकलाप को आप पढ़ करके घर पे भी कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, इसमें नमक और शर्करा को आपको पानी में घोलना है, फिर देखना है क्या होता है। कुछ इस तरीके से करते हैं। इस विधि से आपको करना है, एक बीकर लेना है, जल मिलाना है, चीनी डालना है या शक्कर डालना है, जो भी हमें है, नमक डालना है, उसे घोल देना है, फिर परीक्षण करना है कि क्या दिखाई दिया। तो उसके बाद हमारे लिए जो निष्कर्ष पता चलता है कि जो हमारा पदार्थ होते हैं वो बहुत छोटे छोटे कणों के होते हैं। इतने छोटे होते हैं कि हमें दिखाई भी नहीं देते। पदार्थ के जो कण होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। आगे इसे और समझते हैं। ये हमारा एक महत्वपूर्ण कीवर्ड है। अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति के अनुसार आयतन का मात्रक घन मीटर क्यूब होता है। मतलब घन मीटर, मीटर की घात 3 को हम घन बोलते हैं, यह घन लिख दें, और मीटर ये हमारा हो गया। अब अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति क्या है? प्रत्येक वस्तु को नापने या तोलने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति बनाई गई है, जिसके अनुसार हम चीज़ों को मापते हैं, तोलते हैं। जैसे हमारा पानी है, पानी को मापने के लिए हमें लीटर का यूज करते हैं। इसी प्रकार ठोस वस्तु को नापने के लिए हम किलोग्राम का यूज करते हैं, केजी का यूज करते हैं हम। इसी प्रकार लंबाई को मापने के लिए हम मीटर का यूज करते हैं। समय को नापने के लिए सेकंड का यूज करते हैं। तो ये सारे के सारे जो स्टैंडर्ड हैं, जो वैल्यू हैं, वो हमारे अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति के द्वारा सेट किए गए हैं कि एक केजी में कितने ग्राम होते हैं बताइए। हाँ जी, बिल्कुल सही, 1000 ग्राम होते हैं। तो ये जो 1000 ग्राम जो सेट किया गया है वो अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति के अनुसार ही सेट किया गया है। आगे देखते हैं। इसमें पदार्थ के कणों के अभिलक्षण, इसे पढ़ेंगे कि पदार्थ के कण किस प्रकार के होते हैं, उनके क्या क्या गुण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं। इसे पढ़ने के लिए हमारा एक क्रियाकलाप फिर दिया हुआ है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, जाहिर सी बात है। अब इसे पढ़ने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे फिर एक क्रियाकलाप दे रखा है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मली यही जो भी पहले किया था उसी से काम चल जाएगा, जो फिर आप इसे आराम से घर पे भी कर सकते हैं। इसके बाद जो निष्कर्ष निकलता है वो हम देखते हैं। क्रियाकलाप से हमें पता चलता है कि जो हमारे कण होते हैं उनके बीच रिक्त स्थान होता है, उनके बीच रिक्त स्थान होता है। अब इस रिक्त स्थान को जानने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा एक छोटा सा प्रयोग है।
क्या होता है कि आपने एक गिलास पानी लिया, आपको ये करना है समझने के लिए, एक गिलास आपको पानी लेना है। अब इस पानी में आपके लिए पानी का लेवल पूरा भरा हुआ है, नाप लीजिए। उसके बाद आपको इसमें कुछ चीनी मिला देनी है और कुछ नमक घोल देना है। क्या होगा, जो गिलास था उसमें चीनी नमक घोलने पर जब हम खिला घुमाते हैं तो इसमें क्या होगा, जो हमारी नमक और चीनी है वो पानी के अंदर आसानी से घुल जाते हैं अच्छी तरह से। तो आपने देखा होगा कि जो पानी का लेवल पहले था, जो स्तर पानी का पहले था, क्या उसके स्तर में कोई परिवर्तन हुआ? जब हमने इसमें चीनी और नमक को घोला तो क्या इसमें कोई परिवर्तन हुआ? आप देखेंगे कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब पानी भी हमारा कितना था, पहले हमारा पानी कितना था, एक गिलास पानी था। अब उसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ मिला दी, पहले तो हमने चीनी डाल दी और उसके साथ हमने मिला दिया नमक। जब हमने ये दोनों चीज़ डाली तो इस पानी का स्तर बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये पानी में हमारे चीनी और नमक के अणु घुले, जगह घेरी, तो इसका स्तर बढ़ना चाहिए था लेकिन नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि जो पानी के अणु दूर दूर थे, जो हमारे पानी के अणु दूर दूर थे, उसमें हमारे चीनी और नमक के अणु घुलने के बाद इस तरीके से शिफ्ट हो गए। जो रिक्त स्थान था, जो जगह थी, वो नमक और चीनी के अणु ने वो स्थान को घेर लिया, जिससे हमें पता चलता है कि जो हमारे कण होते हैं उनके बीच रिक्त स्थान होता है। जो नमक था, चीनी और नमक दोनों ने क्या किया, जो रिक्त स्थान था उस रिक्त स्थान को घोल लिया और हमारे जो पानी था, पानी के तल में जो हमारे पानी का जो लेवल था उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये सिंपल सा एक हमारा प्रैक्टिकल था जो आप अच्छे से कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि अणुओं के बीच, परमाणुओं के बीच और जो हमारे कण होते हैं पदार्थ के, उनके बीच रिक्त स्थान मौजूद होता है। आगे बढ़ते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जो हमारी अगला जो गुण है पदार्थ का, वो है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब एक दूसरे को जोड़ करके रखते हैं। ये बात कैसे सिद्ध होती है? प्रायः हम कोई भी ठोस वस्तु लेते हैं, मतलब हमने ये एक चीनी का टुकड़ा लिया, एक चीनी का टुकड़ा था, जब हमने इसे किसी चीज़ से पीस दिया, बारीक बारीक पीस दिया, तो क्या हुआ, ये विभिन्न छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। बड़ा टुकड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। तो इस वस्तु का निर्माण, मतलब बड़ी चीज़ का निर्माण कैसे हुआ? बड़ी चीज़ जो हमारी ये बनी थी, ये पूरा का पूरा ये बना था, वो इन छोटे छोटे टुकड़ों से तो बना था। मतलब आपस में ये टुकड़े जुड़ कर के एक दूसरे को आकर्षित होकर के तभी तो बना था। तो इससे हमें पता चलता है कि चीज़ें जो हैं, जो अणु हैं, जो हमारे कण हैं, वो एक दूसरे को बांध करके रखते हैं या एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब ये अलग अलग क्यों हुए? अलग अलग तब होते हैं या तो हम उस पर कोई ऊर्जा दें। क्या दें? ऊर्जा दें। अब इस हथौड़े से हमने अलग करने के लिए क्या किया? अपने हाथ का प्रयोग करा। हाथ और हमारे शरीर में क्या था? हमारे शरीर में ऊर्जा थी। तो जो हमारी ऊर्जा जो थी, वो ऊर्जा ट्रांसफ़र कहाँ हो गई? इस वस्तु पे, और वस्तु का आकार कैसा हो गया? टुकड़े टुकड़े हो गए। आगे बढ़ते हैं।
इसे समझने के लिए इस क्रियाकलाप की सहायता से हम समझते हैं। इस क्रियाकलाप में आपको क्या करना है, सिंपल सा है, आप अभी बैठे बैठे भी कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, एक थाली में जल लेकर एक थाली में पानी ले लीजिए। अब उस थाली में एक थाली में आप जल ले लीजिए। अब जल लेने के बाद उस थाली को उंगली, जो जल है हमारा उसमें उंगली चलाइए, काटने की कोशिश कीजिए इस जल को। क्या आप काट पाते हैं? जब तक आपकी उंगली यहाँ रहेगी जल थोड़ा दूर हटेगा, उसके बाद क्या होगा, इधर का जल और इधर का जल आपस में मिल जाएगा और एक समतल सतह का निर्माण करेगा, एक समतल सतह का निर्माण करेगा। इससे हमें पता चलता है कितनी भी बार आप ये प्रक्रिया दोहराएं, लेकिन जब तक आपकी उंगली रहेगी तब तक इधर का पानी इधर, इधर का पानी इधर, यहाँ थोड़ी सी देर के लिए जगह हट जाए, खाली हो जाएगी, लेकिन आपकी उंगली निकालते ही ये पानी फिर से आपस में मिल जाएगा। जिससे हमें पता चलता है कि पदार्थ के अणु जो होते हैं उनके बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है, जो इन अणुओं को आपस में जोड़ करके रखता है। तो अब इसका निष्कर्ष समझते हैं। निष्कर्ष है, उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। इस जो बल है इसे हम आकर्षण बल कहते हैं, इसे हम आकर्षण बल कहते हैं। तो हमें पता चला कि जो हमारे तत्व होते हैं, पदार्थ होते हैं, उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हम ये पढ़ते आ रहे हैं। आगे एक और गुण को पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके लिए कक्षा में जो आपके एग्ज़ाम होते हैं उसमें यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन मिलता है, तो अच्छे से समझिए। तो यहाँ हम बात करेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। प्रायः आप छोटे क्लासों कक्षा 8, 7, 6 में आपने पढ़ा होगा कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। तो उन्हीं अवस्थाओं को हम यहाँ पर विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। पढ़ना शुरू करते हैं कि आपके आसपास जो पदार्थ होते हैं उनको आपने किस किस रूप में देखा है। साधारणतः आपने देखा होगा या तो ठोस अवस्था में होंगी, कोई भी वस्तु या तो ठोस अवस्था में दिखाई देगी या तरल अवस्था में दिखाई देगी या हमें गैसीय अवस्था में दिखाई देगी। तो इससे हमें पता चलता है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, जिनमें है ठोस, द्रव और गैस। ये जो पदार्थ होते हैं इनकी अवस्थाएं होती हैं उसके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती हैं। मतलब इसमें हमें बताया गया है कि जो अवस्था जो होती है पदार्थ की, वो उसमें उपस्थित कण जो होते हैं उनकी व्यवस्था के कारण होती हैं। कि किसी में कण पास पास होते हैं, किसी में कण दूर दूर होते हैं। जिससे क्या होता है, कोई वस्तु छोटी होती है, मतलब तरल अवस्था में होती है, कोई वस्तु ठोस अवस्था में होती है या फिर गैसीय अवस्था में होती है। तो आगे बढ़ेंगे हम। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे ठोस अवस्था। ठोस अवस्था से आप क्या समझते हैं? हाँ, मुझे पता है आप समझ रहे होंगे। तो आगे समझते हैं ठोस अवस्था के बारे में अच्छे से। ठोस अवस्था क्या होती है? ठोस अवस्था में वस्तु का जो हमारा द्रव्यमान होता है वो काफ़ी अधिक होता है, क्योंकि उसके अणु बहुत पास पास होते हैं। उसमें जो कण होते हैं वो एक दूसरे से सटा कर रखे होते हैं। अब हमारा कोई ये बर्तन है, इस बर्तन में हमने 3 अलग अलग बर्तन ले लिए। पहले तो समान आकार के, समान आयतन के। यदि हम पहले वाले को चीनी से भर दें, ठोस मतलब ठोस वस्तु से भर दें, दूसरे वाले को हम लिक्विड से भर दें, मतलब जल से भर दें,
और तीसरे वाले को हम गैस से भर दें, तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किसका होगा? तो जाहिर सी बात है, जो सबसे ज़्यादा द्रव्यमान होगा वो हमारा, जिस गिलास में हमने चीनी भरी थी ठोस, उसका होगा। क्यों? क्योंकि उसके अणु बहुत अधिक पास पास होते हैं। उसके जो कण होते हैं, कणों के बीच की दूरी, जो हमारे कण होते हैं, कणों के जो बीच में दूरी जो पाई जाती है वो बहुत कम होती है। दूरी बहुत कम होती है, जिससे उसमें अधिक द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान अधिक होता है। अब जाहिर सी बात है, किसी चीज़ को हम पास पास हटा करके रख दें तो उस जगह में ज़्यादा वस्तु आएगी। यदि दूर दूर रख दे तो कम आएगी, तो जब कम आएगी तो उसका द्रव्यमान भी कम होगा। इसी प्रकार उस वस्तु को और भी ज़्यादा दूर दूर रख दें, तब तो दूरी बढ़ जाएगी। जब दूरी बढ़ जाएगी तो उसके द्रव्यमान में भी कमी हो जाएगी। तो इससे हमें पता चलता है, सबसे हमने पहली बात कर ली ठोस अवस्था में। ठोस अवस्था में कण जो होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए होते हैं, चिपके हुए होते हैं। अब इसकी समझने के लिए हम जो इसमें लगने वाला अंतर आणविक बल जो होता है उसके बारे में समझेंगे। अभी हमने पढ़ा था कि कणों को एक बल होता है जो आपस में जोड़े रखता है, जिसके कारण कण आपस में एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। तो हमने पढ़ा था वो कौन सा बल होता है, वो होता है आकर्षण बल। आकर्षण बल होता है जो एक दूसरों को अपने आसपास के कणों से जोड़े रखता है। अब हम बात करें तो जो भी हमारे ठोस होते हैं, उन ठोसों में ये आकर्षण बल बहुत अधिक तीव्र होता है। आकर्षण बल जो होता है हमारा, वो बहुत तीव्र बल होता है, जिसके कारण ठोस की आकृति बनी रहती है। जब आकर्षण ज़्यादा होगा तो ये अणु आपस में बहुत अच्छी तरह से सटे होंगे, पास पास सटे होंगे, जिसके कारण वस्तु का द्रव्यमान काफ़ी अधिक होगा। वस्तु ज़्यादा आएगी, किसके कारण? कि उसके अंदर जो आंतरिक आकर्षण बल है वो बहुत अधिक होता है, अधिक होता है। इसे समझने के लिए हम क्रियाकलाप की सहायता लेंगे। आगे देखते हैं। ठोस अवस्था को एक क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं। दिया है निम्नलिखित जो वस्तुओं को एकत्रित कीजिए। इनमें हमारे लिए जब आवश्यकता पड़ेगी पेन की, किताब, सुई और लकड़ी की छड़ की। अब क्या करना है, देखते हैं। इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके आकार का रेखा चित्र बनाइए। आप सभी भी ये कर सकते हैं घर पे बैठ करके। क्या इन सभी का निश्चित आकार या सीमाएं स्पष्ट होती हैं, या इनका आयतन एक सा होता है सारी वस्तुओं का? इन पर हथौड़ा मारने, खींचने या गिराने से क्या होता है? क्या इनका एक दूसरे से विसरण संभव है? बल लगाकर इनको संपीड़ करने का प्रयास करें, क्या इनका संपीड़न हो सकता है? आगे देखते हैं। कह रहे हैं उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के उदाहरण हैं। जाहिर सी बात है, हमने इसमें क्या लिया था, पेन, फिर हमने एक पेंसिल ली थी, हमने इसमें हथौड़ा लिया था, एक किताब लिया था। ये सारी की सारी कैसी अवस्था में है? ठोस अवस्था में है। तो ये कहा गया है जो उदाहरण हैं कैसे हैं? ठोस अवस्था के हैं। हम देख सकते हैं कि इन सभी का आकार जो है एक निश्चित आकार है। अगर हमारी पेंसिल है तो पेंसिल का आकार इस तरीके से रहेगा। यदि हमारी किताब है तो किताब का आकार कुछ हमारा इस तरीके से रहेगा।
हथौड़ा है तो हथौड़ा का आकार हमारा कुछ इस तरीके से रहेगा, निश्चित आकृति है हथौड़े की भी हमारी। तो पहला लक्षण क्या हुआ कि ठोस जो होती हैं, ठोस की एक निश्चित आकार होता है, स्पष्ट सीमाएं होती हैं, स्थिर आयतन होता है, आकार निश्चित होता है, उसकी सीमाएं स्थिर होती हैं, स्थिर आयतन होता है, यानी नगण्य संपीड्यता होती है। संपीड्यता का मतलब होता है फैलाव। ठोस वस्तु बहुत कम दूरी तक फैलती है, अपने आकृति को बनाए रखना चाहती है, इसीलिए बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बात बिल्कुल सही है। किसी कील को हम लोहे की कील को हथौड़े से पीटें तो काफ़ी देर पीटने के बाद उसकी आकृति चेंज होती है। सामान्यतः कम बल लगाने पर वह अपनी आकृति में रहती है। आगे दिया है, बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन इसका आकार नहीं बदलता। बिल्कुल बात सही है, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। कैसे होते हैं? दृढ़ होते हैं मतलब रिजिड होते हैं, ठोस होते हैं। निम्नलिखित बातों पर विचार कीजिए। अब देखते हैं क्या बातें हैं। पहला हमारा दिया है, रबर बैंड को क्या माना जाए। जो हम सर में रबर लगाते हैं उस रबर बैंड को क्या लगाया जाए, क्या माना जाए? क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? क्या ये ठोस है? इस बात की पुष्टि कीजिए। आगे क्या कहा है? विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार को ले लेते हैं। क्या ये ठोस है? स्पंज क्या है? जो हमारा स्पंज होता है वो क्या है? यह ठोस है लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है। क्यों? कि हमारे जो स्पंज होता है, स्पंज दबाने पे दब जाता है, छोड़ने पे फिर वैसा ही हो जाता है, मतलब आकृति परिवर्तित हो जाती है। तो क्या ये हमारे सारे के सारे ठोस हैं? अब इनका जवाब ढूंढते हैं। ये सभी कैसे हैं? ये सभी ठोस हैं, क्योंकि अब जो हमारे अभी ऊपर वाले क्वेश्चन थे उनके हम जवाब ढूंढ रहे हैं, जो हमें मिल चुके हैं। बाह्य बल लगाए जाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है और बल हटा लेने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर टूट जाता है। बिल्कुल बात सही है। हम शर्करा की बात करें, चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में लें या किसी प्लेट में रखें या जार में रखें, इनमें क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते हैं। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि इनकी आकृति ठोस अवस्था में होती है। इसी प्रकार हम स्पंज की बात करें तो स्पंज में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अब इन छिद्र होने के कारण इसमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वे बाहर निकल जाते हैं, इसलिए संपीड़न हो जाता है। तो हमें पता चलता है ठोस के बारे में। तो हमारे लिए पता चला कि ठोस की क्या क्या अवस्था है, ठोस में क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं। ठोस के बारे में आज हमने कवर किया। तो अपनी क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं। आई होप आपके समझ में आया होगा, और साथ साथ आप समझने के साथ साथ अपनी नोटबुक निकाल करके रखिए और उस पर नोट्स बनाते रहिए ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आए। यदि आपकी कोई समस्या है, कोई प्रश्न है, तो उसे कमेंट बॉक्स में छोड़ें, जिसका समाधान किया जाएगा। और हमसे जुड़े रहें। इस सेगमेंट पे हम 9th क्लास का सारा कवर कराएंगे, जो भी हमारा सिलेबस है। केमिस्ट्री के बाद हम फिजिक्स की क्लासें लेंगे, बायोलॉजी की क्लासें लेंगे, और इसमें आने वाले जो प्रैक्टिकल हैं प्रैक्टिकल भी कराएंगे। तो आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो पिछड़े हुए बच्चे हैं,
जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं वो भी इन वीडियो से लाभ उठा सकें और अपनी नॉलेज को मेंटेन कर सकें, अच्छा कर सकें, अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।